दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र को ध्यान में रखकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जिसमें अति संभावित प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनमें से कई प्रश्नों के उत्तर आप जानते भी होंगे, लेकिन इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के अध्यायवार अध्ययन सामग्री के अतिरिक्त बीच बीच में इस तरह का वीडियो हम आपके मूल्यांकन के लिए लाएंगे, ताकि आप अपने तैयारी का मूल्यांकन करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है कि संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो देखिए दोस्तों, जॉन ऑस्टिन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो याद रखिएगा, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन ऑस्टिन द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में किसने ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद ली है। तो ये हैं थॉमस हॉब्स। दोस्तों थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध संविदावादी या समझौतावादी विचारक हैं। इन्होंने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, फिजिक्स यानी भौतिकी और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की सहायता ली है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये एक कथन है कि प्रश्न है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली या डाकुओं का झुंड मात्र रह जाएगा। ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन मध्यकालीन विचारक सेंट ऑगस्टाइन का है, जो कहते हैं कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली या डाकुओं के झुंड मात्र रह जाते हैं। इसलिए किसी भी राज्य के लिए न्याय व्यवस्था उचित और सम्यक न्याय व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा दोस्तों, यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य डाकुओं के झुंड मात्र रह जाते हैं। सेंट ऑगस्टाइन का कथन है। अगला प्रश्न है शक्ति पृथक्करण, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर भी कहा जाता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आप जानते हैं। और प्रश्न ये है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है। तो सही उत्तर है द स्पिरिट ऑफ लॉज। देखिए, कानून की आत्मा या कानून की भावना इसका हिंदी होगा। और द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और इस सिद्धांत की मूल मान्यता ये है कि शासन के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक होने चाहिए, ताकि व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती है। ये कथन किसका है। तो ये कथन उदारवाद के जनक लॉक का है, जो कानून और स्वतंत्रता दोनों को समान महत्व देते हैं। और उनका कहना है कि जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती है। तो याद रखिएगा, ये जॉन लॉक का कथन है कि जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आप इसे ज़रूर तैयार करिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन रूसो का है। रूसो जब समझौता सिद्धांत की बात करते हैं अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में, तो उसमें वो सामान्य इच्छा या जनरल विल की बात करते हैं। उसका मूल मंतव्य ये है कि जब प्राकृतिक अवस्था से व्यक्ति निकलता है, राज्य का निर्माण होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करता है और फिर भी किसी के हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो अधिकार अन्य व्यक्तियों को समर्पित करता है, उन अधिकारों का उपभोग वो स्वयं करने लगता है या उन अधिकारों का प्रयोग वो स्वयं करने लगता है। इसको ही सामान्य इच्छा कहा जाता है। और सामान्य इच्छा व्यक्ति की उन इच्छाओं का योग होता है जिसका उद्देश्य सामान्य हित या सामान्य कल्याण होता है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए भी किसी के हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है, ये रूसो का कथन है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुलवादी विचारक किस प्रकार की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। दोस्तों, बहुलवादी विचारक जो हैं वो संप्रभुता की आलोचना करते हैं और संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप ही बहुलवाद का विकास हुआ है। बहुलवादी दोस्तों संप्रभुता नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं और ये राज्य को अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय मानते हैं। इसलिए ये संप्रभुता या राज्य को कोई विशेष महत्व या विशेष दर्जा नहीं देते हैं। बहुलवादी दोस्तों नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है, ये कथन किसका है। तो देखिए, सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है, ये मैक्स वेबर का कथन है और मैक्स वेबर जर्मनी के प्रमुख समाजशास्त्री और राजनीति वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सत्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और सत्ता को इन्होंने पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तार्किक सत्ता के रूप में जो विभाजन किया है उसके अनुसार ये कहते हैं कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है और ये मैक्स वेबर का कथन है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, ये कथन किसका है। तो ये कथन दोस्तों लॉर्ड एक्टन का है और ये जो कोटेशन है, स्टेटमेंट है, ये बार बार परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और जब पहले स्टेट पीसीएस होते थे जिनमें विषय का पेपर होता था, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था प्रारंभिक परीक्षा में, उस समय भी ये प्रश्न बार बार पूछा जाता था कि समानता की उत्कृष्ट इच्छा या अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है, लॉर्ड एक्टन का कथन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जो नेचुरल राइट्स का जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत का आवश्यक भाग है। तो उत्तर है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत समझौता सिद्धांत या कॉन्ट्रैक्ट थियरी का दोस्तों एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारे विचारक चाहे हाब्स, लॉक या रूसो कोई भी हो, इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की बात की है और कहा है कि प्राकृतिक अधिकार, लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों को बहुत अधिक महत्व दिया है और उसका कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में भी मनुष्यों के कुछ अधिकार प्राप्त थे जो कि जन्मजात अधिकार थे, जिसमें लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को लॉक प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा देता है। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत समझौता सिद्धांत का आवश्यक भाग रहा है। अगला प्रश्न है, देखिए, किसने कानूनी और राजनीतिक सत्ता के मध्य अंतर किया है। तो ये विचारक हैं एवी डायसी। दोस्तों, एवी डायसी ने कानूनी और राजनीतिक सत्ता या कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया है यानी अंतर किया है। तो याद रखिएगा, ये हैं डायसी। अगला प्रश्न है कि यूनानी विचारकों ने न्याय के किस पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया है। दोस्तों, यूनानी विचारक चाहे सोफिस्ट विचारक रहे हों, प्लेटो हों, अरस्तु हों, सभी ने न्याय के संबंध में चर्चा की है, न्याय की बात की है, जस्टिस की, और इन्होंने न्याय के नैतिक पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया है, न कि कानूनी पक्ष पर। तो याद रखिएगा, यूनानी विचारकों ने न्याय के नैतिक पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया है और न्याय को वो नैतिकता से युक्त मानते थे और न्याय और नैतिकता में कोई विशेष अंतर नहीं करते थे। तो याद रखिएगा, यूनानी विचारकों ने न्याय के नैतिक पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है, ये कथन किसका है। तो ये सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, CEM जोड का कथन है और समाजवाद की जो है समाजवाद पर व्यंग या कटाक्ष करते हुए CEM जोड का ये कहना है कि समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनना चाहता है या पहनता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से समाजवाद को परिभाषित करता है, इसलिए इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा भी नहीं है और इसी आधार पर CEM जोड का ये कथन कि समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, समाजवाद का प्रमुख बल किस सिद्धांत पर है? तो सही उत्तर है आर्थिक समानता पर। दोस्तों समाजवाद जो संसाधन हैं हमारे प्राकृतिक या आर्थिक संसाधन हैं, उनके समानता पर बल देता है कि वो संसाधन जो हैं सभी लोगों में समान रूप से वितरित किए जाने चाहिए, ताकि धनी और निर्धन का भेद समाप्त हो सके और लोगों को धनी वर्ग के यानी निर्धन वर्ग को धनी वर्ग के शोषण से मुक्ति मिल सके। इसलिए समाजवाद का मुख्य बल आर्थिक समानता पर है। जैसे कि उदारवाद का मुख्य बल व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर है, उसी तरह समाजवाद का मुख्य बल आर्थिक समानता पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। ये कथन किसका है? तो अधिकारों की इससे सटीक और जो है सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती है। अधिकार दोस्तों सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है और कोई भी राज्य या समाज व्यक्ति को प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। ये लास्की का कथन है। तो याद रखिएगा, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां या दशाएं हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। हेराल्ड जोसेफ लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार कब देता है? तो दोस्तों हाब्स वैसे तो व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए या प्राकृतिक अवस्था से निकलकर अपने सभी अधिकार एक मानव श्रेष्ठ या लेवायथन को सौंप दिए थे। लेकिन उस राज्य का निर्माण उन्होंने आत्मरक्षा या जीवन की सुरक्षा के लिए किया था। इसीलिए हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार तब देता है जब उसके जीवन पर या उसके जान पर कोई खतरा हो। तो सही उत्तर है आत्मरक्षा के लिए दोस्तों हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का भी अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य या समन्वय किस व्यवस्था में संभव हो सकता है? ये प्रश्न है आपके लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद में स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ समन्वय हो सकता है। लोकतंत्र वो है जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ यदि धनी और निर्धनों के बीच विषमता रहेगी तब भी लोकतंत्र का जो मूल मंतव्य है वो सार्थक नहीं हो सकेगा। इसलिए स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ समन्वय लोकतांत्रिक समाजवाद में संभव है। और लोकतांत्रिक समाजवाद दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संबंधित विचारधारा है और लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा जवाहरलाल नेहरू ने इसको उन्होंने कार्य रूप में भारत में विशेष रूप से प्रतिपादित और लागू किया था, जिसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा हो सके और उनमें समानता लाई जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन कहता है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है? तो ये कथन सीले का है, जो कहते हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। यदि सरकार का जो है नियंत्रण लोगों पर अधिक होगा तो व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं हासिल हो सकती है, उनके स्वतंत्रता में कटौती करनी पड़ेगी। तो इसलिए अतिशासन नहीं अल्पशासन होना चाहिए स्वतंत्रता के लिए। इसी आधार पर सीले का कथन है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीमित संप्रभुता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो उत्तर है समझौतावादी विचारक और उदारवाद के जनक लाक द्वारा दोस्तों सीमित संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। लाक ने अपने विचारों में संवैधानिक राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि सीमित संप्रभुता का ही दूसरा रूप है। तो एक तरह से कहिए कि सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक जॉन लॉक है। अगला प्रश्न है, जन संप्रभुता या पीपुल्स सॉवरेनिटी की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों लोकतंत्र का जो वैचारिक जनक है या लोकतंत्र का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है, इसने जन संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो याद रखिएगा, पीपुल्स सॉवरेनिटी या जन संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन रूसो के द्वारा किया गया है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, जब आप शासन के विभिन्न रूप का अध्ययन करेंगे तो उसमें ये कथन आएगा, एकात्मक और संघात्मक स्वरूप जो शासन का है। तो उसमें ये कथन फाइनर का है। वो कहते हैं कि एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति यानी सेंट्रलाइज्ड पावर में निहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विचारधारा में मानव विवेक में आस्था रखी जाती है? तो ये उदारवाद है। दोस्तों, उदारवाद मानव को विवेकशील प्राणी मानता है और व्यक्ति के स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानता है। तो याद रखिएगा, मानव विवेक में आस्था उदारवाद में रखा जाता है और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये मान्यता किस सिद्धांत की है? तो सही उत्तर है व्यक्तिवादियों का। दोस्तों, व्यक्तिवादी सिद्धांत या व्यक्तिवादियों की मान्यता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। ऐसा इसलिए है कि राज्य आवश्यक भी है और ये एक बुराई भी है। राज्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन ये व्यक्ति पर अनावश्यक या व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है, इसलिए ये एक बुराई है। और आप जानते हैं, व्यक्तिवाद का मूल तत्व मानव की स्वतंत्रता है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता है। और व्यक्तिवाद या जो भी वाद है हमारे इज्म यानी इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म, जो भी इज्म होता है यानी व्यक्तिवाद जो है, तो उसके केंद्र में व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता है। तो राज्य आवश्यक भी है सुरक्षा के लिए और बुराई इसलिए है क्योंकि ये व्यक्तियों पर जो है कानून का शासन आरोपित करके उनकी स्वतंत्रता को जो है सीमित करता है। इसलिए व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद या साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म की अवधारणा का प्रतिपादन किस विचारक ने किया है? तो ये हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने दोस्तों चार्ल्स डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया, यानी जो योग्य हैं वही जीवित रहेंगे। इस प्रकार का विचार हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज विज्ञानों के क्षेत्र में भी लागू किया। तो याद रखिएगा, साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म या वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का प्रतिपादन स्पेंसर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न एक कथन है कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, ये विचार किस विचारधारा का है? तो उत्तर है मार्क्सवादियों का। दोस्तों, मार्क्सवादियों का विचार है कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, क्योंकि ये एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण को जो है राज्य के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इसी आधार पर मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द को 18वीं शताब्दी में कहाँ पर गढ़ा गया? तो सही उत्तर है फ्रांस में। दोस्तों, नौकरशाही शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के ब्यूरो से हुई है, जिसका अर्थ होता है लिखने की डेस्क या मेज। तो सबसे पहले नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी विचारक विंसेंट डी गोर्ने के द्वारा किया गया था। तो इस आधार पर देख लीजिए कि नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द को 18वीं शताब्दी में फ्रांस में सबसे पहले जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, देखिए, शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, ये कथन किसका है? तो ये प्रसिद्ध यूनानी विचारक प्लेटो का कथन है कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। और प्लेटो अपने रिपब्लिक में दोस्तों न्याय की प्राप्ति के लिए साम्यवाद के साथ साथ शिक्षा को भी महत्वपूर्ण साधन मानता है और इसी आधार पर वो शिक्षा को मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार मानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि किसे तुलनात्मक राजनीति का प्रवर्तक या शुरुआतकर्ता माना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अरस्तु को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि उसने अपने तत्कालीन समय में प्रचलित 158 संविधानों का अध्ययन किया था, जिसके आधार पर उसने राज्य और संविधानों का अध्ययन किया। श्रेष्ठ शासन व्यवस्था क्या हो सकती है, इन सब के बारे में उसने महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है। तो इस आधार पर अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का प्रवर्तक कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स का लेवायथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, ये कथन किसका है?
तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रोफेसर ओकसाट का कथन है कि लेवायथन, जो हाब्स का लेवायथन है, वो राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। और इसी तरह सेबाइन का भी एक कथन इसी से मिलता जुलता है कि अभी तक अंग्रेजी भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है, हाब्स कदाचित उनमें महानतम है। तो ये सेबाइन का कथन है। लेकिन ये कथन कि हाब्स का लेवायथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, ये ओकसाट का कथन है, जबकि क्लेरेंडन हाब्स के लेवायथन और हाब्स का बहुत बड़ा आलोचक था। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि मार्क्स अपने चिंतन में किन दो व्यक्तियों से सर्वाधिक प्रभावित था? तो उत्तर है हीगल और फ्यूरबाख। दोस्तों, हीगल से उसने द्वंद्ववाद की पद्धति ली थी और फ्यूरबाख से भौतिकवाद की जो प्रणाली है, भौतिकवाद या जो आप कह सकते हैं कि मटेरियलिज्म, ये जो व्यवस्था है मटेरियलिज्म का विचार, उसने फ्यूरबाख से और हीगल से द्वंद्ववाद का सिद्धांत लिया था। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मार्क्स अपने चिंतन में हीगल और फ्यूरबेक या फ्यूरबाख से सर्वाधिक प्रभावित था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के लिए आयोजित, इन विषयों से आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सबको तैयार कर लीजिएगा और इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज भी करते रहिएगा। दोस्तों, इसका पीडीएफ लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने टेलीग्राम चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज पर उपलब्ध करा देंगे, जहां से आप इस पीडीएफ के द्वारा भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। बार बार रिवीजन करने से आपका जो प्रश्नों को पढ़ने का, तैयार करने का नज़रिया है, वो क्लियर होगा और किसी भी प्रश्न में अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो वो भी आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि जब आप बार बार प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आप उसे अच्छे से, बहुत क्लियर कट उसको तैयार कर सकेंगे। तो ये प्रश्न भी आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।